हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स, यह चैप्टर हमारा चालू है। अब तक हमने इस चैप्टर में यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से उनके बारे में जानकारी ली, उनके कुछ प्रॉपर्टीज देखे। उसके बाद हमने एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं उसके बारे में जाना। हमने पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक्स के बारे में भी देखा। आज के ट्यूटोरियल में हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल होते उसी तरीके से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल भी हो सकते हैं, हमारे लिए वो हानिकारक होते, उनकी वजह से हमारा नुकसान होता है। तो पहले हम देखेंगे फंगाई के बारे में। फंगाई मतलब कवक, वो किस तरीके से हमारे लिए हानिकारक है, हार्मफुल है। तो चलिए देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स ऑफ फंगाई आर प्रेजेंट इन द एयर। क्या बोला है? फंगाई के जो स्पोर्स होते वो माइक्रोस्कोपिक होते, मतलब बहुत ही सूक्ष्म होते। फंगाई के जो स्पोर्स होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और वो हमारी हवा में, आजू बाजू में जो हमारी हवा होती है उसमें प्रेजेंट होते। हम स्पोर्स को बीजाणु कह सकते हैं। तो जो फंगाई के बीजाणु होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते, छोटे होते और हवा में हमारे आजू बाजू में रहते। इफ देयर इज सफिशिएंट मॉइस्चर, स्पोर्स जर्मिनेट ऑन कॉटन फैब्रिक, गनी बैग्स, लेदर, वुडन एटम्स, ईटीसी। और अगर सफिशिएंट मॉइस्चर रहेगा, मतलब अगर ओलावा रहेगा हमारी हवा में, ह्यूमिडिटी रहेगी, आर्द्रता रहेगी, तो वो जो स्पोर होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं। कहाँ पे? कॉटन फैब्रिक, जो कॉटन के कपड़े होते हैं उसके ऊपर जर्मिनेट हो सकते हैं। गनी बैग्स, गनी बैग्स मतलब उसे गोनपाट कहते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं गनी बैग्स को, ऐसी बैग जो कि जूट से बनी हुई होती है। जूट मतलब आपको पता होगा, जो हमारी सुतली होती है, सुतली जो हम रस्सी सुतली इस्तेमाल करते हैं कुछ भी चीज बांधने के लिए, वो होती है सुतली। वो जिससे बनी हुई होती है वो जूट से बनी हुई होती है, उससे जो बनी हुई बैग्स होती है उन्हें गनी बैग्स कहा जाता है। तो ऐसी गनी बैग्स, लेदर मतलब चमड़ी, जो एनिमल्स की चमड़ी होती है उससे कुछ चीजें बनी हुई होती है लेदर की, तो वो लेदर, वुडन एटम्स जो लकड़ियों से बने हुए एटम्स होते हैं, उन सारी चीजों पे ये जो स्पोर्स है अगर मॉइस्चर सफिशिएंट रहा तो उनके ऊपर जर्मिनेट हो सकते हैं। और जर्मिनेट होके क्या होगा? सीधी सी बात है, ये चीजें खराब हो जाएगी। किस तरीके से? द फंगल हाइफी फाइबर्स ऑफ द फंगस पेनिट्रेट डीप इनटू द मटेरियल टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन एंड टू रिप्रोड्यूस। क्या बोला है? फंगल की जो हाइफी मतलब फाइबर्स ऑफ द फंगस, मतलब जो तंतु होते, फंगस के ऊपर तंतु होते, वो तंतु क्या हो जाते हैं? उन मटेरियल के अंदर तक चले जाते। जिस मटेरियल के ऊपर वो फंगस जर्मिनेट हुआ है, उसके स्पोर्स जर्मिनेट हुए, वहां पे जैसे फंगस की ग्रोथ होगी उसके जो तंतु होंगे वो उस मटेरियल के अंदर तक चले जाएंगे टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन, क्योंकि उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए होता है, पोषण चाहिए होता है। पोषण के लिए उसके तंतु उस मटेरियल के अंदर तक पेनिट्रेट हो जाते, चले जाते। एंड टू रिप्रोड्यूस, और उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए भी उसकी जरूरत होती है। तो इन दोनों चीजों से क्या होता है? उस जो मटेरियल है उसका वियर एंड टियर होता है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, वो पदार्थ खराब हो जाता है, उसकी झीज हो जाती है, वो घिस जाता है। अगर आपने देखा होगा पुराने, अगर बहुत पुराने कपड़े हो गए होंगे तो उनकी चमक चली जाती है और किस तरीके से दिखते हैं, मतलब थोड़ा भी उसके ऊपर हम घिसेंगे तो फट जाएंगे। तो इस तरीके से वो वियर एंड टियर उसका हम कह सकते हैं। दिस कॉज द मटेरियल्स टू वियर एंड बिकम वीक। As a result, gunny bags, leather items like shoes, purses, belts, etc., on which fungi have grown, do not last long. Wooden items also get spoiled. क्या बोला है? और इसी वजह से जो वियर हो रहा है वो मटेरियल का, और जो मटेरियल वीक हो रहा है, इसी वजह से जैसे गनी बैग होती है हमारी, और लेदर से बने हुए आइटम जैसे शूज, पर्स, बेल्ट, ये जो लेदर से बने हुए आइटम है, अगर उनके ऊपर फंगाई की ग्रोथ हो गई तो वो बहुत दिनों तक नहीं टिकते, बहुत ज्यादा दिनों तक वो नहीं टिकते, जल्दी खराब हो जाते। वुडन आइटम्स आल्सो गेट स्पॉइल्ड, और जो लकड़ी से बनी हुई चीजें वो भी खराब हो जाती है अगर उनके ऊपर फंगाई की ग्रोथ हो गई तो इस तरीके से फंगाई क्या होता है? हार्मफुल होता है। वेरियस स्पीसीज ऑफ फंगाई ग्रो ऑन फूड आइटम्स लाइक पिकल्स, मुरब्बा, जाम, सॉस, चटनी। क्या बोला है? बहुत सारे फंगाई ऐसे होते जो कि फूड आइटम्स के ऊपर ग्रो होते। पिकल्स मतलब लोणचे, मुरब्बा, जाम, सॉस, चटनी, इनके ऊपर फंगाई की ग्रोथ होती है। दे यूज द न्यूट्रिएंट्स इन दिस फूड आइटम्स फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन फूड आइटम्स के अंदर, उनका वो इस्तेमाल किस लिए करता है फंगाई? अपनी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए करता है। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी फंगाई रिलीज mycotoxins, certain poisonous chemicals into the food and thus food becomes poisonous। और ये जो प्रोसेस है उसका जो न्यूट्रिशन वो ले रहा है उस फूड आइटम से और जो खुद का रिप्रोडक्शन कर रहा है, इस प्रोसेस के दरमियान, इस एक्टिविटी के दरमियान फंगाई क्या करता है? माइकोटॉक्सिन रिलीज करता है। माइकोटॉक्सिन क्या है? एक पॉइजनस केमिकल है जो फंगाई से निकलता है और वो फूड आइटम के अंदर चला जाता है, और वो फूड आइटम कैसे बन जाते हैं? पॉइजनस बन जाते हैं। हेंस द फूड ऑन विच फंगाई हैव ग्रोन कैन नॉट बी ईटन। और इसीलिए जिस पदार्थ के ऊपर, ऐसे फूड आइटम के ऊपर अगर फंगाई की ग्रोथ हुई होगी तो हम वो खाते नहीं है, उसका कंजप्शन हम नहीं करते,
क्योंकि वो खाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पॉइजनस हो सकते हैं, हमें बीमारी हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने कई बार देखा होगा पिकल्स पे या फिर जाम पे, जो हमारे लोन्स या फिर जो जाम होता है उसके ऊपर कई बार आप लोगों ने सफेद सफेद कलर का कुछ देखा होगा, और बहुत दिनों तक आप उसको वैसे ही रखोगे बिना खोले डब्बी को, या फिर उसका इस्तेमाल बिना किए अगर बहुत दिनों तक रखोगे तो उसके ऊपर आपको कुछ सफेद सफेद कॉटन की तरह दिखाई देता है, वो फंगस होता है। कई बार काले रंग का पाउडर दिखाई देता है, तो वो भी फंगाई का ही एक टाइप है। और इन सारी चीजों से क्या होता है, वो जो फूड आइटम है हमारा, चाहे फिर वो पिकल हो, मुरब्बा हो, या जाम हो, या सॉस हो, या चटनी हो, वो खराब हो जाते हैं और उनका कंजप्शन हमें नहीं करना चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए वो हानिकारक हो सकते हैं। तो ये हो गया फंगाई के बारे में। तो चलिए अब आगे देखते हैं। और एक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्लोस्ट्रीडियम, तो चलिए देखते हैं। द बैक्टीरिया विच स्पॉइल कुकड फूड आर क्लोस्ट्रीडियम। जो हमारा पका हुआ खाना होता है उसको स्पॉइल करने का काम क्लोस्ट्रीडियम करते हैं। क्लोस्ट्रीडियम क्या काम करते हैं, जो हमारा कुकड फूड होता है, मतलब जो खाना हम पकाते हैं उसको स्पॉइल करने का काम करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। आउट ऑफ अबाउट 100 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ दिस बैक्टीरियम, some are free living in the soil whereas some live in the alimentary canal of humans and other animals। क्या बोला है, उसके लगभग 100 डिफरेंट स्पीसीज है। इस बैक्टीरिया के लगभग कितने 100 डिफरेंट स्पीसीज है, और उनमें से कुछ फ्री लिविंग है, मतलब जो सॉइल में रहते, आजादी से रहते सॉइल में, और कुछ ऐसे है जो कि एलिमेंट्री कैनल में होते, ह्यूमन के, और कुछ अदर एनिमल की भी एलिमेंट्री कैनल में हो सकते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस जीवाणु के 100 प्रजाति है, लगभग 100 हम बोल सकते, 100 से ज्यादा भी हो सकती है। और ये क्या करते, स्वतंत्रता से सॉइल में रहते, या फिर कहां पे रहते, एलिमेंट्री कैनल में। एलिमेंट्री कैनल मतलब हम क्या बोल सकते, अन्न नलिका, हमारी जो अन्न नलिका होती है ह्यूमंस की, या फिर कोई एनिमल्स की अन्न नलिका होती है, वहां पे भी ये ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। These bacteria are rod shaped and produce bottle shaped endospores in adverse conditions। क्या बोला है, ये जो बैक्टीरिया होती है ये रॉड शेप्ड होती है, मतलब इनका जो शेप होता है वो रॉड की शेप की तरह होता है, और एडवर्स कंडीशन में, मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में ये क्या करते हैं, बॉटल शेप्ड एंडोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। मतलब बॉटल के, बाटली जो होती है उसके शेप के, उसके आकार का क्या करते हैं, बीजाणु की निर्मित करते हैं। One special characteristic of these bacteria is that they cannot withstand the normal oxygen level of the air because they grow in anaerobic condition। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो बैक्टीरिया है ये क्या है, ये अनएरोबिक है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी ग्रोथ अनएरोबिक कंडीशन में ही होती है, इसलिए अनएरोबिक बैक्टीरिया है। अनएरोबिक मतलब हम क्या बोल सकते हैं, विनोक्सीजीवी। विनोक्सीजीवी मतलब इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, और इसीलिए बोला है इन बैक्टीरिया का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक बोला है, इन बैक्टीरिया का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल रहेगा या फिर ज्यादा ऑक्सीजन लेवल रहेगा तो ये बैक्टीरिया वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाते, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी ग्रोथ अनएरोबिक कंडीशन में ही होती है। मतलब जहां पे ऑक्सीजन ना होगा वहीं पे इनकी ग्रोथ होगी, अगर ऑक्सीजन रहेगा तो हम बोल सकते हैं उनके लिए मुश्किल है ग्रो करना। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है इनके, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगन्स, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। ये कुछ एग्जांपल्स है, आपको दिख रहे होंगे, और सारे के सारे रॉड शेप्ड है, मतलब इनका शेप हम बोल सकते हैं रॉड जैसा है, और अगर एडवर्स कंडीशन रहेगी तो ये बॉटल शेप्ड के इंडोस्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गया क्लोस्ट्रीडियम के बारे में। एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, अभी कुछ साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं। इट वॉज बिलीव्ड दैट मीट गेट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू सम बैक्टीरिया ऑफ द बैसिलस टाइप, बट द एग्जैक्ट टाइप ऑफ बैसिलस वॉज नॉट नोन। ऐसा माना जाता था कि जो मीट होता है, मीट मतलब मांस, जो लोग मांस खाते, चिकन मटन, वो जो मांस होता है वो स्पॉइल होता है। किसकी वजह से स्पॉइल होता है, कुछ बैक्टीरिया की वजह से, और उस बैक्टीरिया का जो टाइप है वो बैसिलस टाइप, ऐसा बोला जाता था, मतलब माना जाता था कि बैसिलस टाइप के बैक्टीरिया की वजह से ये जो मीट है, मांस है, वो स्पॉइल होता है, खराब हो जाता है। लेकिन वान अमेरजिम ने क्या किया, प्रूव किया कि क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो है, कौन सा क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये जो बैक्टीरिया है ये रिस्पॉन्सिबल है फूड पॉइजनिंग के लिए। मतलब जो फूड पॉइजनिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की वजह से। तो ये आपको याद रखना है। और ये किसने प्रूव किया था, वॉन अमेरजिम ने प्रूव किया था। ईदा बेंगस्टन ने शिकागो यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में क्या किया था, हायर एजुकेशन प्राप्त किया था, और उसने क्या है, एक रिसर्च कंडक्ट किया। गैस गैंग्रीन जो है उसकी वजह से जो टॉक्सिन या फिर उसके विरुद्ध में जो भी एंटी टॉक्सिन है उसके ऊपर उसने क्या किया, संशोधन किया था। लेकिन टाइफस जो डिसीज है उसके ऊपर जब वो रिसर्च कर रही थी तब उसका जो इन्फेक्शन है उसी को हो गया। मतलब टाइफस के ऊपर वो रिसर्च कर रही थी और उसको ही टाइफस हो गया। लेकिन उसने क्या किया, उस टाइफस के ऊपर मात की, मतलब वो बाद में ठीक हो गई, उसको टाइफस से वो बाहर निकली और अपना जो रिसर्च है उसने कंटिन्यू किया, और इसीलिए उसे टाइफस मेडल 1947 में मिला। उसको क्या किया गया, टाइफस मेडल दिया गया 1947 में।
अभी यहाँ पे आपको लाइकेन प्लांट दिख रहा होगा। लाइकेन मतलब दगड़ फूल होता है, उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। लाइकेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन एन अलगी एंड फंगस। अलगी और फंगस इनके सिम्बायोटिक रिलेशन से सह संबंध या फिर सहजीवन किसका, अलगी और फंगस, इन दोनों के सिम्बायोटिक रिलेशन यानी सहजीवन की वजह से लाइकेन फॉर्म होता है। अलगी परफॉर्म फोटोसिंथेसिस व्हाइल फंगाई सप्लाई मॉइस्चर थ्रू एब्जॉर्प्शन। वहां पे अलगी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, और जो फंगाई क्या करता है, वो मॉइस्चर का सप्लाई करता है। लाइकेन्स कैन सर्वाइव ओनली इन प्योर एंड अनपोल्यूटेड एयर। लाइकेन सिर्फ अनपोल्यूटेड यानी जहां पे प्रदूषण नहीं हो ऐसी एयर में और स्वच्छ प्योर एयर में ही रह सकते। देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड इंडिकेटर स्पीसीज, और इसीलिए उन्हें इंडिकेटर स्पीसीज भी कहा जाता है, क्योंकि वो इंडिकेट करते हैं कि मतलब आप आजू बाजू का जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेड है या नहीं। अगर पोल्यूटेड होगा तो लाइकेन की वहां पे ग्रोथ नहीं होगी, अगर वो अनपोल्यूटेड या फिर वहां पे प्योर ऑक्सीजन रहेगा तभी उनकी ग्रोथ होगी, इसलिए उन्हें इंडिकेटर स्पीसीज भी कहा जाता है। अगर एयर पोल्यूशन है तो उनकी ग्रोथ वहां पे नहीं होगी, क्योंकि काफी सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस के लिए, वो काफी सेंसिटिव होते हैं। और अगर थोड़ा भी पोल्यूशन होगा आजू बाजू में, ओजोन का डिप्लेशन होगा या फिर कुछ भी ऐसी चीजें होगी तो लाइकेन वहां पे ग्रोथ नहीं करेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। और उसका जो दगड़ फूल है मतलब लाइकेन, उसका इस्तेमाल गरम मसाला में भी किया जाता है। स्पाइसेस, आपको पता होगा गरम मसाले जो हम खाने में गरम मसाले या फिर स्पाइसेस डालते हैं, उनमें भी लाइकेन का इस्तेमाल किया जाता है। लाइकेन का और इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, डाइज बनाने में, परफ्यूम बनाने में, और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस थी वहां पे भी उसका इस्तेमाल किया जाता था। मतलब जो पुराने जमाने में औषध देते थे उसमें भी लाइकेन का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये लाइकेन के बारे में हुआ। अभी हमने फंगस और क्लॉस्ट्रिडियम के बारे में देखा, लेकिन क्या सिर्फ इन दोनों की वजह से ही डिसीजेस होते हैं क्या, ये दोनों ही हमारे लिए हार्मफुल है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। तो और कई सारे वायरसेस या फिर बैक्टीरियाज है, उनकी वजह से भी हमें डिसीजेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा होगा, नेम ऑफ डिसीज, पैथोजन, मोड ऑफ इन्फेक्शन, प्रिवेंटिव मेजर्स। तो चलिए देखते हैं। पहला डिसीज है एड्स, जो कि वायरस की वजह से होता है। उसका पैथोजन कौन सा है, वायरस। पैथोजन मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिसीज देते हैं हमें, मतलब डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन, ऐसा हम कह सकते हैं। तो एड्स का पैथोजन है वायरस। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है उसका, किसकी वजह से इन्फेक्शन होता है एड्स का, थ्रू ब्लड एंड सीमन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एंड मिल्क ऑफ मदर सफरिंग फ्रॉम एड्स। क्या बोला है, ब्लड से, ब्लड मतलब रक्त, या फिर वीर्य, या फिर अगर किसी माँ को हो गया होगा और उसका दूध अगर बच्चे ने पिया तो उसको भी एड्स हो सकता है, तो माँ के दूध से भी एड्स हो सकता है। प्रिवेंटिव मेजर क्या है उसके, सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अवॉइड यूज ऑफ नीडल्स एंड इंजेक्शन। हमें क्या है, लैंगिक संबंध कैसा होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, और जो इंजेक्शन और निडल्स होती है उनका भी रियूज हमें अवॉइड करना चाहिए, मतलब बार बार उनका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। सेकंड है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस का भी पैथोजन है वायरस। मोड ऑफ इन्फेक्शन है कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड। हिपेटाइटिस किसकी वजह से होता है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड की वजह से। हिपेटाइटिस मतलब हम कावीड़ बोल सकते हैं। हिपेटाइटिस क्या होता है, कावीड़। अभी इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड। सही बात है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर और फूड की वजह से हिपेटाइटिस होता है, तो उसका प्रिवेंटिव मेजर भी क्या होगा, हमें क्लीन और फिल्टर्ड वाटर कंज्यूम करना चाहिए, और जो फूड है उसका स्टोरेज भी प्रॉपर करना चाहिए, मतलब कॉन्टेमिनेट नहीं होने देना चाहिए हमें फूड को और वाटर को। अभी है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन है कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हुआ होगा, अगर आप उसके कॉन्टैक्ट में आओगे तो आपको भी हो सकता है। प्रिवेंटिव मेजर क्या है, पर्सनल हाइजीन एंड अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ये तो हम सारे डिसीजेस के लिए बोल सकते हैं। पर्सनल हाइजीन मतलब हमारी जो स्वच्छता है वो तो हमें रखनी चाहिए कोई भी डिसीज से हमें बचने के लिए, तो पर्सनल हाइजीन तो हम बोल सकते हैं सारे में कॉमन ही आएगा। और यहाँ पे क्या बोला है, अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, जिस पर्सन को हुआ है इन्फ्लुएंजा उसके साथ कॉन्टैक्ट हमें नहीं रखना है। उसके बाद है मिसलेस एंड चिकन पॉक्स। मिसलेस एंड चिकन पॉक्स मतलब हम क्या बोल सकते हैं, गोवर और कांजनिया। गोवर और कांजनिया किसकी वजह से होते हैं, उसका पैथोजन है वायरस। मोड ऑफ इन्फेक्शन है कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी को ये डिसीज हुआ है तो उनके कॉन्टैक्ट से औरों को भी हो सकता है। प्रिवेंटिव मेजर वैक्सीनेशन, अनकॉन्टेमिनेटेड वाटर, क्लीन फूड। वैक्सीनेशन यानी लसीकरण करना चाहिए अगर इससे बचना है तो। अनकॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड क्लीन फूड मतलब शुद्ध पानी, स्वच्छ पानी, और फूड भी वैसा ही क्लीन फूड हमें कंज्यूम करना चाहिए। उसके बाद है बर्ड फ्लू H7N9, स्वाइन फ्लू H1N1, ये भी वायरस की वजह से होता है। कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बर्ड्स एंड एनिमल्स। अभी ये जो बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू है वो बर्ड्स या फिर एनिमल्स में होता है, लेकिन अगर उनके कॉन्टैक्ट में कोई ह्यूमन आ गया तो उसको भी ये डिसीज हो सकता है। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बर्ड्स एंड एनिमल्स। प्रिवेंटिव मेजर पर्सनल हाइजीन, प्रॉपरली कुकड मीट। अभी देखिए पर्सनल हाइजीन तो आएगा ही, सीधी सी बात है। प्रॉपरली कुकड मीट मतलब जो लोग मांसाहार करते उनका जो मांस वो खाते तो वो प्रॉपरली कुकड होना चाहिए, मतलब अच्छी तरह से पका हुआ चाहिए। अगर अच्छी तरह से नहीं पकाओगे तो जिस एनिमल का या फिर जिस बर्ड का वो मीट है उसके थ्रू ये डिसीज हमें हो सकता है।
उसके बाद है डेंगू, जो कि वायरस की वजह से होता है, पैथोजन वायरस है। मोड ऑफ इन्फेक्शन है मॉस्किटो बाइट, मॉस्किटो के काटने से डेंगू होता है, हमको तो पता है। क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग, प्रिवेंटिव स्टेजनेशन ऑफ वाटर, मॉस्किटो कंट्रोल, ये उसके प्रिवेंटिव मेजर्स है। मतलब आजू बाजू का जो परिसर है अगर स्वच्छ रखोगे तो क्या हो सकता है, हम उससे बच सकते हैं। क्योंकि मतलब हमें क्या करना है, मॉस्किटोज नहीं होने देने। अगर ज्यादा मॉस्किटोज बढ़ गए तो डेंगू होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो मतलब अगर हम पानी अगर कहीं पे अगर जमा होता है तो उसको जमा नहीं होने देना है, मॉस्किटो को कंट्रोल करना है। और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, हमारे आजू बाजू का परिसर क्लीन रख के ऐसा हम कर सकते हैं। उसके बाद है न्यूमोनिया, न्यूमोनिया बैक्टीरिया की वजह से होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन है उसका ड्रॉपलेट स्प्रेड इन एयर बाय इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी को न्यूमोनिया हुआ है, अगर वो खांस देता है तो उसकी जो खांसी से जो ड्रॉपलेट्स निकलते बाहर, अगर वो कहीं पे स्पिटिंग करता है, मतलब अगर कहीं पे थूकता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स है वो हवा में फैल जाएंगे और आजू बाजू के लोगों में ये डिसीज फैल सकता है। इसका भी क्या है, प्रिवेंटिव मेजर वैक्सीनेशन, मतलब लसीकरण, अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से कॉन्टेक्ट हमें नहीं रखना है। उसके बाद है लेप्रेसी, लेप्रेसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। लेप्रेसी मतलब कुष्ठ रोग, वो भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्ट में रहोगे तो लेप्रेसी हो सकता है। अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन एंड देयर बिलोंगिंग्स, क्या बोला है, प्रिवेंटिव मेजर क्या है यहाँ पे, हमें क्या करना है, इन्फेक्टेड पर्सन से कॉन्टेक्ट अवॉइड करना है, मतलब कॉन्टेक्ट नहीं करना है इन्फेक्टेड पर्सन से, और उसकी बिलोंगिंग्स भी इस्तेमाल नहीं करनी। मतलब ऐसी चीजें जो पर्सन कोई इस्तेमाल करता है, अगर हम वही चीजें इस्तेमाल करेंगे तो लेप्रेसी का ट्रांसमिट होने का चांस होता है। मतलब सीधी सी बात है, अगर आप लेप्रेसी के पेशेंट के कपड़े पहनोगे या फिर उसकी चप्पल पहनोगे या फिर उसकी चीजें अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर हमें क्या बोला है, अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन एंड देयर बिलोंगिंग्स। उसके बाद है कॉलेरा, कॉलेरा बैक्टीरिया की वजह से होता है। कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, मोड ऑफ इन्फेक्शन है इसका दूषित अन्न और पानी। कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर मतलब दूषित अन्न और पानी। और उसका प्रिवेंटिव मेजर है क्लीन फूड एंड वाटर, अगर आप क्लीन फूड और वाटर कंज्यूम करोगे तो कॉलेरा आपको नहीं होगा। उसके बाद है मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। मॉस्किटो बाइट अनक्लीनर सराउंडिंग, मोड ऑफ इन्फेक्शन है, ये भी मॉस्किटो बाइट से होता है डेंगू की तरह। उसका भी प्रिवेंटिव मेजर वही होगा, क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग, प्रिवेंटिव स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, कंट्रोलिंग मॉस्किटो, सीधी सी बात है। उसके बाद है डैंड्रफ, रिंगवर्म, स्केबीज। डैंड्रफ मतलब कोंडा, आपको तो पता, बालों में कोंडा होता है डैंड्रफ। रिंगवर्म, और रिंगवर्म मतलब हम क्या बोल सकते हैं, नाइटा। स्केबीज, स्केबीज मतलब हम क्या बोल सकते हैं, रिंगवर्म मतलब हम नाइटा या फिर गचकर्ण बोलते हैं। स्केबीज, स्केबीज मतलब हमारे जो स्किन के ऊपर चट्टे आते हैं उसे स्केबीज कहा जाता है। ये फंगाई की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है, फंगाई की वजह से। मोड ऑफ इन्फेक्शन है कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और हिज हर बिलोंगिंग्स लाइक क्लॉथ्स। क्या बोला है, इन्फेक्टेड पर्सन से कॉन्टेक्ट अगर होता है तो ये जो डिसीजेस मैंने यहाँ पे बोले, यहाँ पे कौन से, डैंड्रफ, रिंगवर्म, स्केबीज, वो हमें भी हो सकते हैं। या फिर उनकी बिलोंगिंग जैसे कि क्लॉथ अगर हम इस्तेमाल करेंगे, उनके कपड़े, उनकी कोई भी चीजें अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी ये हो सकता है। तो प्रिवेंटिव मेजर क्या बोला है, पर्सनल हाइजीन, ये तो है वैयक्तिक स्वच्छता। उसके बाद अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से कॉन्टेक्ट हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। तो ये सारे डिसीज हो गए। देखिए एड्स से लेके जो डेंगू तक है, ये सारे के सारे क्या है, वायरस से। एड्स से लेके डेंगू तक, यहाँ से लेके यहाँ तक वायरस से है। उसके बाद न्यूमोनिया से, देखिए न्यूमोनिया से लेके कॉलेरा तक किससे है, बैक्टीरिया से। उसके बाद जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से, और जो डैंड्रफ, रिंगवर्म्स के है वो फंगाई से। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिसीज का नेम दिया जा सकता है और उसका पैथोजन कौन सा है वो आपको पूछा जा सकता है। फिर उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन, उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पूछी जा सकती है। तो पूरा का पूरा चार्ट आपके सामने नोट डाउन करके लीजिए, ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, सीधी सी बात है। नेम ऑफ डिसीज दिया गया है, कौन से पैथोजन की वजह से होता है ये भी दिया गया है, उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन, किस तरीके से इन्फेक्शन होता है उसका ये दिया गया है, और वो इन्फेक्शन ना हो, हमें वो डिसीज ना हो, इसके लिए कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई। तो पेन और पेपर लेके सारे के सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके लीजिए। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।